Okay, students, are you able to see the screen? No, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Who is not able to see the screen? सबको दिख रही है screen? yes, ma'am. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. किसी को कल की पढ़ाई टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं. No, ma'am, No, it's ma'am. clear. ओके तो कल हमने पढ़ा था कि No, किस ma'am, तरीके it's से clear. यहाँ पे इन्वेंशंस हो रहे थे. डार्वीज ऑफ श्रोस फायर जो है उन्होंने इन्वेंशन किया था, उनके ग्रैंडफादर ने किया था, फादर ने किया था और सन ने भी किया था. और इनको बोला जाता है अब्राहम डार्बी. ठीक है, इन्होंने एक रेवोल्यूशन लेके आया था मेटलर्जिकल इंडस्ट्री के अंदर. इन्वेंशन किया था 1709 के अंदर. पहले अब्राहम डार्बी ने किया था. 1677 से 1717 उनका लाइफ स्पेन रहा है. और इन्होंने एक ब्लास्ट फर्नेस का इन्वेंशन किया था जो यूज किया जाता था कोक के लिए, जो जनरेट कर सकता था हाई टेम्परेचर्स. और पहले के समय में इनके पास में हाई टेम्परेचर की सुविधा नहीं थी. तो कोक का जब इन्होंने ब्लास्ट फर्नेस का इन्वेंशन किया और हाई टेम्परेचर पे ये लेकर के गए कोक को, तो फिर उससे ये ड्राइव करते थे, निकालते थे कोल और हटाते थे सल्फर और बाकी की इम्प्योरिटीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था. और यहाँ पे ये आयरन भी मेल्ट करके आसानी से कर पा रहे थे. पहले ये आयरन मेल्ट नहीं कर पा रहे थे. ये प्रोसेस जो है बाद में आगे जाकर के इससे और रिफाइन हुआ और इन्वेंशंस हुए. सेकंड डार्बी जो थे उन्होंने डेवलप करा रॉट आयरन. इनका टाइम पीरियड था, लाइफ स्पेन था 1711 से 68 तक का. और इन्होंने जो रॉट आयरन का डेवलपमेंट किया था, यानी कि इन्वेंशन किया था, वो कम ब्रिटल था पिग आयरन से जो पहले यूज हो रहा था. हेनरी कॉट 1714 एंड 1823 डिजाइन द पुडलिंग फर्नेस. इन्होंने पुडलिंग फर्नेस का इन्वेंशन किया था इन विच मोल्टन आयरन कुड बी rid of impurities. इसमें मोल्टन आयरन जो है उसको हटा सकते थे, उसके अंदर से impurities हटा सकते थे. एंड द रोलिंग मिल. फिर रोलिंग मिल का भी इन्वेंशन हुआ जो बाद में यूज की जाती थी स्टीम पावर के लिए, टू रोल प्योरिफाइड आयरन बार्स इनटू बार्स. अब इसमें क्या होता था, स्टीम जो है काफी पावरफुल सोर्स था. ठीक है, और उसमें ये उसका यूज करते थे ये आयरन से आयरन बार्स बनाने के लिए. इट बिकेम पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ ब्रॉडर रेंज ऑफ आयरन प्रोडक्ट्स. इससे ही पॉसिबल हो पाया था कि ये आयरन लोहे से और ज्यादा अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स बना पा रहे थे, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी जो होती है आयरन की वो ज्यादा अच्छे समय तक चलती है बजाय वुड के और दूसरे अदर आइटम्स जो थे उस समय में, या जो ये यूज कर रहे थे मशीनरी के अंदर उससे. ठीक है, अनलाइक वुड विच कुड बर्न और स्प्लिंटर, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन कुड बी कंट्रोल्ड. अब जो लकड़ी होती है वो तो क्या है, एक समय के बाद उसको आप जला सकते हो, खराब हो जाती है कई बार. और उसकी बजाय जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है आयरन की वो ज्यादा अच्छे से कंट्रोल की जा सकती है. In the 1770s, John Wilkinson 1728 to 1808 made the first iron chairs. अब यहाँ पे जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि और भी कई प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे थे आयरन के, क्योंकि स्टीम पावर का भी इन लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया था. पहले इन्होंने आयरन बार्स बनाई, फिर उसके बाद में जो ये जॉन विल्किंसन थे, इन्होंने 1728 से 1808 के अंदर पहली बार आयरन से बनी चेयर्स बनाई. फिर वेट्स बनाए ब्रूरीज के लिए, डिस्टिलरीज के लिए, फिर आयरन पाइप्स बनाए सब साइज के. ठीक है, तो ये सब इन्होंने किया था जॉन विल्किंसन ने. फिर 1779 के अंदर, अब देखिए आप, ये टाइम पीरियड ऐसे नहीं जा रहा है कि किसी ने ये यहाँ पे 1728 से 1808 के अंदर यानी इनका टाइम पीरियड रहा है, तो इसमें इन्होंने 1770s के अंदर ये इन्वेंशन किया है. ठीक है, ये तो इनके डेट का मतलब लाइफ स्पेन का है कि कब ये पैदा हुए और कब इनकी डेथ हुई. ऐसे ही यहाँ पर भी इनकी ये जो डार्बी है, सेकंड डार्बी, उनकी डेट ऑफ बर्थ मतलब ईयर दे रखा है और फिर डेट ऑफ डेथ जो ईयर है वो दे रखा है. अब इन्वेंशन कब किया है, 1770 में किया है. वैसे ही 1779 के अंदर जो तीसरे डार्बी थे उन्होंने पहली बार आयरन ब्रिज बनाया दुनिया का. ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है, कि इन्होंने पहला आयरन ब्रिज बनाया था दुनिया का. ठीक है, 1779 के अंदर.
थर्ड डार्बिन है। इन द कोलब्रुक डेल स्पेनिंग द रिवर सेवरन, अब इन्होंने बनाया था ये कास्ट आयरन ब्रिज, इसकी फोटो दे रखी है, ठीक है, कोलब्रुक डेल में बनाया था। ये पेंटिंग जो है विलियम विलियम्स ने बनाई है 1780 में, ठीक है। बाद में ये एरिया जो है इसको आयरन ब्रिज के नाम से जाने लगा, इस विलेज को ही आयरन ब्रिज के नाम से जाने लगा था, ठीक है, पहचान इसकी आयरन ब्रिज से बन गई थी। इसके बाद में विल्किंसन यूज्ड कास्ट आयरन फॉर द फर्स्ट टाइम टू मेक वाटर पाइप्स, विल्किंसन ने ही पहली बार कास्ट आयरन का यूज करा वाटर पाइप्स बनाने के लिए, जो 40 miles of it for the water supply of Paris, ये पेरिस से वाटर सप्लाई के लिए इन्होंने बनाया था, जो 40 मील की दूरी पर था, ठीक है। समझ आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, तो यहाँ पे ये श्रोसवायर दे रखा है, यहाँ पे अलग अलग एरियाज के नाम दे रखे हैं, मैनचेस्टर है, लिवरपूल है, शेफील्ड है, बर्मिंघम है, ठीक है, वेल्स है, ब्रिस्टल है, लंदन है, और ये इधर है इंग्लिश चैनल, और ये है फ्रांस, ठीक है। अब ये यहाँ पर दे रखा है कि आयरन और कोल मैन्युफैक्चरिंग एरियाज कौन कौन से, तो आप देख सकते हैं कि स्कॉटलैंड और ये इंग्लैंड के अंदर जो है कितने सारे कोल मैन्युफैक्चरिंग एरियाज है, कि ये ब्लू ट्राइंगल जो है उसके इंडिकेट कर रहा है। अब ब्रिटिश आयरन इंडस्ट्री जो है क्वाड्रपल्ड इन इट्स आउटपुट बिटवीन 1800 एंड 1830, 30 साल के अंदर ब्रिटिश की जो आयरन इंडस्ट्री थी उन्होंने अपना आउटपुट क्वाड्रपल्ड कर लिया था, यानी कि 4 गुना बढ़ा लिया था। एंड इट्स प्रोडक्ट वाज द चीपेस्ट इन यूरोप, और इसका जो प्रोडक्ट था वो सबसे सस्ता था यूरोप में। इन 1820 a ton of pig iron needed 8 tons of coal to make it। 1820 के अंदर 1 टन पिग आयरन बनाने के लिए 8 टन का कोल जो है लगता था, बट 1850 के अंदर इट कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग 2 टन्स, और सिर्फ 1850 के अंदर, मतलब 30 साल के अंदर, 1820 के अंदर तो उनको 1 टन पिग आयरन बनाने के लिए 8 टन का कोल लग रहा है, लेकिन बाद में 1850 तक आते आते सिर्फ उनको 2 टन की जरूरत पड़ती थी कोल की। By 1848 Britain was smelting more iron than the rest of the world put together, और 1848 के अंदर ब्रिटेन के अंदर दुनिया भर में जितना आयरन स्मेल्ट हो रहा था उससे ज्यादा इस अकेले ब्रिटेन के अंदर हो रहा था, ठीक है। फिर दूसरा था कॉटन स्पिनिंग और वीविंग वाला इन्वेंशन। British had always woven cloth out of wool and flax to make linen। अब ब्रिटिशर्स ने हमेशा अपने कपड़े कॉटन के बनाए, क्लोथ जो हैं वो वूल के बनाए हैं या फ्लेक्स के बनाए हैं लिनन बनाने के लिए। From the 17th century the country has been importing bales of cotton cloth from India at great cost। 17th century से ही कंट्री जो है यहाँ पर इंपोर्ट कराए जा रहे हैं कई सारे कॉटन क्लोथ के, जो कॉटन है वो कराया जा रहा है इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं अच्छी कॉस्ट पे। एट द ईस्ट, एज द ईस्ट इंडिया कंपनीज पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड, इट बिगन टू इंपोर्ट along with cloth raw cotton which could be spun and woven into cloth in England। अब क्या हो रहा था, क्योंकि हमारे देश के ऊपर तो ये वैसे ही राज कर रहे थे, पॉलिटिकली कंट्रोल कर रहे थे कई हिस्से जो थे इंडिया के उनको, तो इन लोगों ने क्या करा था, ये कॉटन का क्लोथ के साथ साथ कच्चा जो कॉटन होता था उसको भी ये इंपोर्ट करवाते थे अपने इंग्लैंड के अंदर, और फिर वहां पे उसको स्पन किया जाता था और फिर उसको मतलब सिला जाता था, बुना जाता था कपड़े बनाने के लिए। 18th सेंचुरी के अंदर अंदर स्पिनिंग जो है वो बहुत ही स्लो हो गई थी और बहुत ही काम मांगती थी। 10 स्पिनर्स जो होते थे अधिकतर, मोस्टली 10 स्पिनर्स जो है मोस्टली वुमेन, hence the word spinster, were required to supply sufficient yarn to keep a single weaver busy। अब उनको ये जो स्पिनिंग का काम था ये बहुत ही ज्यादा लेबरस था, तो यानी इसमें बहुत ज्यादा लोगों की मेहनत लगती थी, करीब 10 लोग जो थे, स्पेशली जो विमेन होती थी तो वो काम करती थी, और इसीलिए जो वर्ड स्पिनस्टर जो निकल के आया है वो यहाँ से निकला है। उनमें करीबन लगभग उनको एक यार्न को बनाने के लिए एक सिंगल वीवर जो है वो पूरी तरह बिजी रहता था, ठीक है। Therefore, while spinners were occupied all day, जो spinners थे वो पूरे दिन बिजी रहते थे, वीवर्स जो है वो बैठे रहते थे, वेट करते रहते थे यार्न के लिए।
यानी स्पिनर्स को तो बहुत समय लगता था, 10 स्पिनर्स को जरूरत लगती थी पूरा काम करने में, और जो वीवर होता था उसको सिर्फ एक वीवर जो है उसी को मतलब उसका काम हो रहता था बाद में। तो स्पिनर्स तो पूरे दिन लगे रहते थे और वीवर जो है वो वेट करते रहते थे खाली। But a series of technological inventions successfully closed the gap between the speed in the spinning raw cotton into yarn or thread or and of weaving the yarn into fabric. लेकिन अ सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस यानी बहुत सारे इन्वेंशंस हुए, ठीक है, उससे ये जो गैप था स्पीड का और टाइम का ये कंप्लीट हुआ, ये पूरा खत्म हुआ। जो स्पिनिंग रॉ कॉटन था उसको यार्न और थ्रेड में कन्वर्ट करने के लिए मशीन्स आ गई, और फिर बाद में उनको यार्न बनाने के लिए यार्न से फैब्रिक बनाने के लिए भी, वीविंग करने के लिए भी मशीनें आ गई। To make it even more efficient, production gradually shifted from the homes of the spinners, weavers to factories. इसको और ज्यादा efficient बनाने के लिए प्रोडक्शन जो था ये सब स्पिनर्स और वीवर्स का, ये घरों से शिफ्ट होकर के फैक्ट्रीज तक शिफ्ट हो गया। यानी पहले जो लोग घर में काम करते थे अब वो फैक्ट्रीज में काम हो रहे थे। From the 1780s, the cotton industry symbolized British industrialization in many ways. 1780s के अंदर कॉटन इंडस्ट्री जो है ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर कई अलग अलग लेवल्स पर आई। इंडस्ट्री हैड टू फीचर्स, इंडस्ट्री के दो फीचर्स होते थे जो आपको बाकी इंडस्ट्रीज में भी देखने के लिए मिलेंगे। रॉ कॉटन हैड टू बी इंटायरली इंपोर्टेड एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ फिनिश्ड क्लॉथ वाज एक्सपोर्टेड। रॉ कॉटन इनको पूरी तरीके से इंपोर्ट करवाना पड़ता था, दूसरे देश से लेना पड़ता था, और फिर उसके बाद में फिनिश्ड प्रोडक्ट जो होता था, फिनिश्ड क्लॉथ जो होता था, ये दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते थे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैन पावर इन दिस पिक्चर, वुमेन पावर वर्कड द ट्रेडमिल दैट लोअर्ड द लिड ऑफ द कॉटन प्रेशर। कॉटन प्रेस अब ये इस पे काम कर रही है, ठीक है, और ये लिड जो है इससे ये चल रहा है, इधर की मशीन चल रही है अंदर की, ठीक है, कॉटन को प्रेस करने के लिए। this sustained the process of colonization। इससे colonization जो ये लोगों ने लगा रखा था, यानी ये दूसरे देशों में जाकर के कॉलोनीज बना रहे थे, वो इसी वजह से ज्यादा था, क्योंकि क्या ये डोमिनेट करते थे इस चीज में, कपड़े बना बना करके भी वो अपना व्यापार कर रहे थे, तो उस चीज में भी इनका डोमिनेशन ज्यादा था। अब आप कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एरियाज देख सकते हैं इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के अंदर। ये ब्लू मरून डॉट जो है वो इसी को इम्प्लाई कर रही है, इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पे आप स्कॉटलैंड के अंदर तो ग्लासगो और इस तरफ के एरिया में, और जबकि यहाँ पर मैनचेस्टर, लैंकशायर, नॉटिंगहम, लाइसेस्टर, बर्मिंघम इस और लंदन, इन ज्यादा एरियाज में ये ज्यादा है कॉटन की इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एरियाज हैं। इंडस्ट्री जो है ब्रिटेन, so that Britain could retain control over the sources of cotton as well as the market। अब ये कॉलोनाइजेशन इसीलिए भी कर रहे थे कि ये कंट्रोल कर सके, क्योंकि इंडिया को ये कंट्रोल कर रहे थे, यहाँ पे इन्होंने कॉलोनीज बना दी थी, और यहाँ पे ये लोग रूल भी कर रहे थे, और यहाँ पे कॉटन की पैदावार ज्यादा थी, तो इसीलिए भी ये लोग मार्केट पे डोमिनेट करें, इसीलिए भी ये बाकी देशों में जाकर के कॉलोनाइजेशन कर रहे थे, जिससे दूसरे देशों से ये कच्चा माल जो है कॉटन का वो उठा सके। Whose audio is on? Please आप अपना ऑडियो तभी खोलें जब आपको कुछ बोलना हो या कुछ पूछना हो। The industry was heavily dependent on the work of women and children in the factories। अब इन इंडस्ट्रीज के अंदर काम कौन करते थे? women और बच्चे। This exemplifies the ugly face of early industrialization as will be described below। अब इसी के कारण जो है पुराना जो ये खराब फेज जो चल रहा था, मतलब जो चीजें खराब हो रही थी ना, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा है, उसके साथ साथ बुरे वाले इफेक्ट्स क्या थे, वो यही थे क्योंकि यहाँ पे वुमेन और बच्चे काम कर रहे थे, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर देते थे, कोई अच्छी वर्किंग कंडीशंस नहीं थी। वो ही सारी चीजें अब आपको आगे पढ़ने को मिलेंगी। इस टॉपिक के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो पूछ सकता है। नो मैम। No. नो मैम। ओके, अब है स्टीम पावर। स्टीम पावर या स्टीम पावर जो है उसका क्या रोल था? The realization that steam could generate tremendous power was decisive to large scale industrialization। अब ये रियलाइज होना
कि स्टीम पावर जो है वो कितनी ज्यादा अमाउंट में जनरेट कर सकती है, ये पावर कितनी ट्रमेंडस अमाउंट में जनरेट कर सकती है, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। ठीक है, कंक्लूसिव था, डिसिसिव था, और इसको उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे यूज किया लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन में। वाटर एज हाइड्रोलिक पावर हैड बीन द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेंचुरीज। पानी जो है हाइड्रोलिक पावर की तरह यूज किया जाता था काफी सेंचुरीज तक। But it had been limited to a certain area, seasons, and but the speed of the flow of the water. और ये जो सोर्स था हाइड्रोलिक पावर का, ये बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में था, कुछ एरियाज में ही था, कुछ सीजन्स में ही था, या फिर जो स्पीड थी पानी के फ्लो की उस पर डिपेंड करता था। नाउ इट वाज यूज्ड डिफरेंटली। अब इसको पूरी तरह डिफरेंट तरीके से यूज कर रहे थे। स्टीम पावर प्रोवाइडेड प्रेशर एट हाई टेम्परेचर्स दैट एनेबल्ड द यूज ऑफ अ ब्रॉड रेंज ऑफ मशीनरी। स्टीम पावर जो है वो एक अच्छे हाई लेवल के टेम्परेचर को प्रेशर क्रिएट कर सकती थी। ठीक है, और एक बहुत बड़ी रेंज जो थी मशीनरी की वो चलाई जा पा रही थी इससे, इस पावर से, स्टीम पावर से। This meant that the steam power was the only source of energy that was reliable and inexpensive enough to manufacture the machinery itself. इसका मतलब ये है कि स्टीम पावर जो है वो इकलौता सोर्स है एनर्जी का जो रिलायबल है, जिस पे आप रिलाय कर सकते हो, और ये बहुत ही कम महंगा था, इनएक्सपेंसिव था कि मशीनरी को पूरी तरीके से चला पाए। ठीक है, महंगा नहीं पड़ रहा था। स्टीम पावर वॉज फर्स्ट यूज्ड इन माइनिंग इंडस्ट्री। सबसे पहले स्टीम पावर का यूज कहाँ हुआ था? माइनिंग इंडस्ट्रीज में हुआ था। एज द डिमांड फॉर कोल एंड मेटल्स एक्सपेंडेड, जैसे डिमांड बढ़ी कोल और मेटल की, तो एफर्ट्स जो है वो लगाए जा रहे थे कि और डीप माइनर्स जो हैं इंटेंसिफाई तरीके से माइनिंग की जाए और वहां से सब चीजें निकाली जाए। फ्लडिंग इन माइंस वाज अ सीरियस प्रॉब्लम। अब फ्लडिंग, पानी भर जाता था माइंस में, ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम थी। थॉमस सेवरी 1650 to 1750 built a model steam engine called the miner's friend in 1698 to drain mines. अब ये याद रखेंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट है, वन वर्ड क्वेश्चन की तरह या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह भी देखा जा सकता है कि सबसे पहले जो इन्होंने इन्वेंशन किया था, किसका किया था? ये पानी निकालने का, माइंस के अंदर से माइंस को खाली करने का इन्वेंशन किया था, मॉडल स्टीम इंजन का। ठीक है, माइनर्स फ्रेंड उसका नाम दिया गया था। जो स्टीम बनाया गया था उसका नाम ही, स्टीम इंजन जो बनाया गया था उसका नाम दिया गया था माइनर्स फ्रेंड, क्योंकि ये माइंस में से पानी निकालता था जो फ्लडिंग हो जाती थी, जिसमें लोग बागों को दिक्कत होती थी। These engines work slowly in shallow depths and the boiler burst under too much pressure. ये इंजन जो थे काम करते थे धीरे धीरे, ठीक है, और डेप्थ्स में जाके काम करते थे, और बॉयलर जो है बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण फट जाता था। दिक्कतें तो होती है, कोई भी एक बार में चीज जो है वो सक्सेसफुल हो नहीं पाती है। ठीक है, कोई भी इन्वेंशन एक बार में काम नहीं करता है, तो यहाँ पे भी दिक्कतें हुई, लेकिन सबसे पहले ये बना था। अनदर स्टीम इंजन वाज बिल्ड बाय द थॉमस न्यूकॉमन। दूसरा स्टीम इंजन बनाया था थॉमस न्यूकॉमन ने। ठीक है, 1712 के अंदर। पहला बना है कब? 1698 के अंदर। दूसरा बना है 1712 के अंदर। This had the major defect of losing energy due to the continuous cooling of the condensing cylinder. अब ये इसमें मेजर डिफेक्ट था, बहुत बड़ा डिफेक्ट था कि अपनी एनर्जी पूरी लूज कर देता था, क्योंकि यहाँ पे लगातार ठंडा करना पड़ता था इसको, कंडेंसिंग सिलेंडर को। ठीक है, इसलिए, क्योंकि ये कंडीशंस जो होती हैं अंदर जाकर के प्रेशर बहुत क्रिएट होता है, माइंस बहुत अंडरग्राउंड होती हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, इसलिए चीजें जो ऊपर अच्छे से काम कर रही है वो जरूरी नहीं कि अंदर भी काम करें। तो इस तरह इन्वेंशन नए नए होते रहे। The steam engine had been used only in the coal mines until James Watt 1736 to 1819 developed his machine in 1769. Steam engine जो है वो यूज किए जा रहे थे कोल माइंस के अंदर। ठीक है, जेम्स वॉट के अंदर जो डेवलप कर रहे थे नई मशीन 1769 के अंदर। Watt's invention converted the steam engine from being a mere pump into a primer mover capable of providing energy to power machines and factories. अब वॉट का जो इन्वेंशन था उसके अंदर सिर्फ जो ये स्टीम इंजन पहले सिर्फ पंप की तरह काम ना करके वो एक प्राइम मूवर की तरह काम कर रहे थे, जो अब एनर्जी भी प्रोवाइड करा रहे थे बड़ी बड़ी मशीन्स को फैक्ट्रीज के अंदर। Backed by the wealthy manufacturer Matthew Boulton, Watt created the Soho Foundry in Birmingham in 1775. अब क्या होता है, ये जो बड़े इन्वेंशंस होते हैं ना, ये ऐसा तो नहीं कि साइंटिस्ट ने अपने पैसे लगा दिए और कर दिया इन्वेंशन।
नहीं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं इनको फंडिंग दी जाती है, और इनको फंडिंग कौन देता है? जो वेल्दी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, बड़े रिचमैन होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग करवाते हैं या सरकार करवाती है। तो यहाँ पर बहुत ही अमीर मैन्युफैक्चरर थे मैथ्यू बोल्टन, उन्होंने इनको फंडिंग करी और उन्होंने बर्मिंघम के अंदर वॉट ने क्रिएट किया क्या? सोहो फाउंड्री। From this foundry, what steam engines were produced in steadily growing numbers. अब ये यहाँ पर उन्होंने स्टीम इंजन बनाने की फाउंड्री लगा दी थी, ठीक है, जो बहुत अच्छे अमाउंट में स्टीम इंजन बना रही थी। By the end of the 18th century, Watt steam engine was the beginning to replace hydraulic power. और 18th सेंचुरी के एंड में आते आते वॉट ने इतने स्टीम इंजन बना दिए थे और वो रिप्लेस कर, मतलब वो शुरुआत हो गई थी जब वहां पे हाइड्रोलिक पावर का जो यूज ये कई सेंचुरी से कर रहे थे, उसको अब ये रिप्लेस कर रहे थे। किसी को कोई दिक्कत समझ में आया? No, ma'am. No, ma'am, it's clear. No, ma'am, it's clear. Okay, cool. अब after Yeah. 1800, steam engine technology was further developed with the use of lighter, stronger metals, the manufacture of more accurate machine tools, and the spread of better scientific knowledge. 1800 के बाद में steam engine technology जो है वो बहुत ज़्यादा develop हुई, उसके अंदर lighter use होने लगे, strong metals भी use होने लगे, और accurate machine tools बनाए जाने लगे, और ये एक अच्छी scientific knowledge के basis पे हुआ। 1840, British steam engines were generating more than 70% of all European horsepower. और 1840 के आते आते तक सारे जो ब्रिटिश स्टीम इंजन्स थे वो लगभग कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे? यूरोपियन हॉर्स पावर की, टोटल यूरोपियन हॉर्स पावर के अंदर इनका योगदान 70% का था, यानी 70% ये ही काम कर रहे थे। तो ये था हमारा स्टीम पावर जो आज हमने कंप्लीट किया है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है जो आज हमने पढ़ा है अपने टॉपिक्स में, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स कल की सेशन के लिए कलेक्ट कर लीजिए, और हम आपकी प्रॉब्लम्स जो है कल डिस्कस करेंगे और आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कैनल्स और रेलवेज पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे अहेड, गॉड ब्लेस यू ऑल। Ma'am, Thank Yes. you, ma'am. Thank you, ma'am. ma'am, thank you, ma'am. वेलकम।